हाल में सियासी हलचल। चौबटा खाल सीट से कांग्रेस नेता ने ठोकी दावेदारी। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तेज की तैयारी। उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी। नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर में बारिश की चेतावनी। रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में भी ऑरेंज अलर्ट जारी। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर उत्तराखंड की ऊर्जा आवश्यकताओं पर विस्तृत चर्चा की है। सीएम धामी ने आगामी कांवड़ यात्रा और चारधाम यात्रा के दौरान बढ़ने वाली बिजली के मांग को देखते हुए जुलाई 2026 के लिए 150 मेगावाट और अगस्त 2026 के लिए 200 मेगावाट अतिरिक्त बिजली केंद्रीय पूल से देने का अनुरोध किया है। उन्होंने कम बारिश की आशंका के चलते जल विद्युत उत्पादन प्रभावित होने की चिंता भी जताई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को पूर्वोत्तर राज्य की तर्ज पर जल विद्युत परियोजना के लिए विशेष वित्तीय सहायता देने की मांग की है। और देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में समावेशी शिक्षा मिशन 2030 की पुस्तकों का लोकार्पण किया। और इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड नई शिक्षा नीति को देश में सबसे पहले लागू करने वाला अग्रणी राज्य है। धामी सरकार वर्तमान में शिक्षा क्षेत्र में आधुनिक तकनीक, नवाचार और समावेशी शिक्षण मॉडल को तेजी से बढ़ावा दे रही है। उन्होंने विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों के विकास के लिए समावेशी शिक्षा को आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बताया है। देखिए, यहाँ पर बच्चों को हर प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए जिनके अंदर थोड़ा बहुत कुछ कमी भी है, वो बच्चे भी किसी अभाव में, किसी ट्रेनिंग में, कहीं पढ़ने लिखने में, शिक्षण कार्य में कोई अभाव महसूस न करें। ऐसे लोगों के लिए हमारे अनीता शर्मा जी ने पिछले 30 सालों से दुनिया के अलग अलग देशों में रही हैं, यूएस में रही हैं, एक बड़ा अनुभव प्राप्त किया है। और यहाँ पर उन्होंने एक एबी साइन एबी करके यहाँ पर फाउंडेशन एप्लीकेशन प्रारंभ किया है बच्चों के लिए। निश्चित रूप से ये बहुत आने वाले समय में हमारे सभी बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा। और कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी भूषण के नेतृत्व में भव्य वीर सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। और समारोह में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और सैन्य परिवारों को देश की रक्षा में उनके अमूल्य योगदान, त्याग और समर्पण के लिए सम्मानित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सैनिकों का सम्मान करना पूरे समाज का कर्तव्य है और राज्य सरकार उनके कल्याण के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। अभी 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाते आए हैं, लगातार मनाते आए हैं। और मेरा ये मन था कि उससे पहले हम सभी सैनिकों का सम्मान करें, क्योंकि उस दौरान काफ़ी हमारे सरकार के कार्यक्रम, पार्टी के कार्यक्रम चलते। तो एक हफ्ता पहले हमने ये निर्णय लिया कि हम अपने सैनिक भाइयों का सम्मान करेंगे। और जैसे आप जानते हैं, सैनिक परिवार से आती हूँ, तो मन हमेशा लगा रहता है कि सैनिक के जीवन को, जो जब वो आता है, वापस रिटायर होकर आता है या वो यहाँ अपने घर वापस आता है, उनके जीवन को सरल कैसे किया जाए। साथ ही साथ अपनी उनको धन्यवाद, कृतज्ञता कि भाई इतना वो हमारे लिए करते आए हैं। जैसे मैंने बोला भी है, हम लोग आराम से, चैन से घूम रहे हैं कोटद्वार में, क्योंकि हमारे भाई बॉर्डर पर तैनात हैं। और कोटद्वार तो जैसे आपने देखा ही है, देवभूमि तो हम उत्तराखंड का एक हिस्सा है, लेकिन सैनिक भूमि भी कोटद्वार है। यहाँ से हर एक घर से एक बच्चा सेना में है, अगर बच्चा नहीं तो कोई ना कोई नाता रिश्तेदार सेना में है। तो ये मेरा धर्म भी बनता था, मेरा कर्तव्य भी बनता था, और सैनिक पुत्री होने के नाते मेरी इच्छा भी थी कि मैं एक ऐसा कार्यक्रम करूं जहां मैं सैनिकों का सम्मान कर सकूं। देखिए, 26 जुलाई को कारगिल दिवस है। उसी श्रृंखला में आज कोटद्वार के अंदर
सैनिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कारगिल में शहीद हुए वीरों की वीर माताओं को, वीर नारियों को, वीरों को सम्मानित किया गया। सैनिकों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। अगर आज हम यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं, माननीय डिग्री में देश की सीमा पर हमारे जवान डटे हुए हैं, जिसकी वजह से आप सुरक्षित हैं। और आज चाहे दिल्ली की मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश की धामी सरकार हो, लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए काम कर रही है। इन सैनिकों के सम्मान में एक विशाल सैन्य धाम बनकर तैयार हो गया है और सितंबर में संभवतः केंद्र नेतृत्व के समय मिलने के बाद उसका लोकार्पण होगा, जिसमें हम 1734 शहीद परिवारों के आगे की पवित्र मट्टी हम लेकर आए हैं। वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। निश्चित रूप में ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और ये कारगिल दिवस से पहले हम लोग इसको मना रहे हैं। सैनिकों का सम्मान कर रहे हैं, जो शहीद हो गए हैं उनके परिवारजनों का सम्मान कर रहे हैं। तो ये बहुत ही प्रेरणादायक कार्यक्रम है और इसके अंदर सारी बातें रखी गई, कारगिल के संस्मरण रखे गए। और मैंने ये भी बताया कि जब मैं डिफेंस कमेटी का चेयरमैन था तो 3 स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस हमने की थी। 1 रैंक 1 पेंशन की रिकमेंडेशन हमारी थी और एक जीपीएस सिस्टम की थी। रशिया का अपना जीपीएस सिस्टम है, चाइना का अपना जीपीएस सिस्टम है, भारत का नहीं था। और कारगिल के समय अमेरिका ने अपना जो जीपीएस है वो स्विच ऑफ कर दिया था, तो हमारे बहुत से सैनिक देख नहीं पाए, क्योंकि जो सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन मिलती है वो मिल नहीं पाई, इसलिए कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हुई। और हरिद्वार पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का पालन करते हुए जिले भर में ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। इसके तहत पुलिस टीमों ने विभिन्न धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों की सघन जांच की और निर्धारित मानकों से अधिक तेज आवाज में बज रहे 94 लाउडस्पीकरों को तुरंत हटवा दिया। एसपी क्राइम निशा यादव ने बताया कि इस कार्रवाई के तहत शहर क्षेत्र के 31 और ग्रामीण क्षेत्र में 63 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। उन्होंने साफ किया कि जिले में जहां भी ध्वनि मानकों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां पुलिस की सख्त कार्रवाई आगे भी लगातार ऐसे ही जारी रहेगी। गाइडलाइंस के अनुसार जो भी ऐसी जो एक डेसिबल से जितने भी साउंड क्रिएट होंगे उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए ये जो लाउड स्पीकर्स होते हैं इनको हटाया गया है। विभिन्न कोतवालियों द्वारा ये प्रक्रिया की गई है ताकि आम जनमानस को जो है सुविधा हो सके और उनकी कोई भी व्यवधान न हो। ऋषिकेश भानियावाला 4 लेन निर्माण के लिए काटे जा रहे पेड़ों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने राहुल गांधी से अपना काफिला रोककर मुलाकात की और इस मुलाकात के तुरंत बाद सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पेड़ों की काटन पर रोक लगा दी है। और इस मामले में कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। गोदियाल ने कहा कि जनता की आवाज को सुनना और उस पर तुरंत एक्शन लेना ही राहुल गांधी की सबसे बड़ी ताकत है। राहुल गांधी जी की ताकत ये है कि एक 5-7 लोगों का डेलीगेशन अचानक सड़क पर तख्ती दिखाते हुए उन्हें दिखा और उन्होंने गाड़ी रुकवाई और इसका संज्ञान लिया। उसके बाद तत्काल आज ये बीजेपी की सरकार हरकत में आई, उन्होंने पेड़ को काटा। तो ये राहुल गांधी जी की ताकत है। जो लोग ये कहते हैं राहुल गांधी जी के बारे में, जो तरह तरह की बातें करते हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि राहुल गांधी की ताकत क्या है। सर 17 जुलाई को राहुल गांधी जी यहाँ क्या करेंगे? नहीं, क्यों नहीं पहुंचे, बहुत से लोग पहुंचे, हमारे स्थानीय सभी नेता लोग वहां पहुंचे। और हल्द्वानी के बुद्धा पार्क में कांग्रेस नेता ललित जोशी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने स्मार्ट मीटर योजना के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नए मीटर लगने के बाद बिजली के बिल लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आम जनता पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। आक्रोशित लोगों ने बढ़े हुए बिजली बिलों की प्रतियां जलाकर विभाग और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर जनता की समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो और व्यापक आंदोलन किया जाएगा। बस इतने ही लोग, अब हट जाओ, वहां से हट जाओ। देखिए, ऐसा ना कि अभी जो हमने सुना था कि सरकार और सरकार के अंग इस बात को बोल रहे हैं कि स्मार्ट मीटर अब नहीं लगेगा, अब यानी कि 10 महीने की लूट पटाख के बाद कह रहे हैं अब नहीं लगेगा। लेकिन जो लग चुके मीटर, उनमें जो बिल जा रहा है उसका क्या होगा? मेरी मांग है कि आप एक कमेटी का गठन करो जिसमें सिविल सोसाइटी या सिटिंग जज, माननीय न्यायालय के उच्च न्यायालय के सिटिंग जज
इसकी जांच करें, सरकार एक कमेटी बनाए और जिन जिन लोगों का अरबों रुपया लूट चुके हो तुम सामूहिक रूप से, 1 करोड़ रुपया प्रति, 1 करोड़ रुपया आप इंटू 1000 कर लीजिए, आप प्रति माह कम से कम 200-300 करोड़ रुपए लूट रहे हो, उसका क्या? आज क्या करें? आज हम लोगों ने यहाँ पढ़ा, उनकी प्रतियां हम लोगों ने जलाई है, जो मीटर लगाए गए थे उसकी प्रतियां और जलाई, और आप सब लोगों को हमने बांटा भी है। मेरा कहना है कि आगे भी ये चीज जारी रहेगी जब तक इस पर कोई कमेटी का गठन नहीं हो जाता। प्रदेश की सरकार जहां एक तरफ पहले महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही थी, वहीं अब स्मार्ट मीटर के नाम से गरीबों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जहां उनकी नींद, रातों की नींद छूटी पड़ी है। और जितना ज्यादा उनका मतलब, उनका कहना यह है कि जितनी ज्यादा मजदूरी करके मतलब 4-5 हजार रुपए महीने का कमाती हैं, लेकिन उसके ज्यादा 6-7 हजार रुपए उनका बिजली का बिल आ रहा है। उनका कहना है हम कैसे जीवन यापन करेंगे और कैसे इस बिजली का भुगतान करेंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर पुराना वाला लगाया जाए और साथ में जो उनका बिजली का बिल इतना ज्यादा आया है तो उसे कम करा जाए। स्मार्ट मीटर का हमारा यही विरोध है कि क्या कहते हैं, स्मार्ट मीटर हटने चाहिए और पुराने मीटर लगने चाहिए। देखिए सामान्य आदमी कहाँ से भरेगा 10-10 हजार रुपए का बिल, या अपने बच्चों को पालेगा या बिल भरेगा? सरकार का तो यही है कि क्या कहते हैं 10-10 लोगों को, पुलिस वालों को लेके आ रही है और मीटर लगा रही है, जो घर में नहीं भी है उनके भी लाइट काट जा रही है। तो हमारा यही है कि स्मार्ट मीटर हटना चाहिए। मसूरी में हरेला पर्व के अवसर पर कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों को विभिन्न प्रजातियों के पौधे वितरित किए गए और इस दौरान पौधे के संरक्षण का संकल्प भी दिलाया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पेड़ मानव जीवन का आधार है और कोविड काल ने ऑक्सीजन के महत्व को पूरी दुनिया के सामने उजागर किया। उन्होंने लोगों से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण की जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने अल्मोड़ा स्थित जिला आपदा परिचालन केंद्र का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने केंद्र में आपदा सूचनाओं और रजिस्टरों और रिकॉर्ड में रखरखाव की बारीकी से जांच की। कमिश्नर दीपक रावत ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि मानसून सीजन के मद्देनजर आपदा केंद्र को 24 घंटे पूरी तरीके से सक्रिय और अलर्ट मोड पर रखा जाए। उन्होंने किसी भी आपदा स्थिति में विभागों के बीच बेहतर समन्वय और त्वरित कार्रवाई पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने केंद्र में निर्माणाधीन नए बैठक कक्ष का निरीक्षण कर काम समय पर पूरा करने को कहा। तो जो ये DOC है, इसको मैंने आज इंस्पेक्ट किया और इसमें आप जानते हैं कि आपदा से संबंधित कोई भी सूचना हो, कोई रिपोर्टिंग हो, वो यहाँ पे होती है। और यदि कभी कोई बड़ी आपदा आ जाती है तो पहली SOP यही है कि सब लोग DOC पहुंचेंगे और वहां से काम चलेगा। तो काफी एक कह सकते हैं एक फोकल पॉइंट है आपदा प्रबंधन का। तो उसमें जो आपका अभी वर्तमान में जो DOC का रूम है, कंट्रोल रूम, उसको मैंने देखा, वहां की सूचनाएं अद्यतन है या नहीं है उसको भी देखा। तो DOC यहाँ पे अच्छा काम कर रही है और यहाँ पे जो जिला प्रशासन है, जो DM अल्मोड़ा है, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि यहाँ पे एक अच्छा मीटिंग हॉल DOC का नहीं था, ताकि यदि कभी कोई बड़ी आपदा आती है तो क्लोज कोऑर्डिनेशन में अलग अलग विभागों को काम करना पड़ता है। कई बार इसमें सेंटर की भी एजेंसीज होती हैं, उनके साथ भी काम करना पड़ता है। तो एक अच्छा यहाँ पे एक मीटिंग रूम बन रहा है, जिसका भी निर्माण यहाँ पे होते हुए मैंने देखा। कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत ये काम कराया जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि बेहतर समन्वय में ये बहुत उपयोगी होगा। और हरिद्वार की सिटी कोतवाली पुलिस ने ICICI बैंक खाते से लगभग 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने मामले में एक महिला समेत 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने फर्जी आधार कार्ड के जरिए नया डेबिट कार्ड हासिल कर इन बड़ी ठगी को अंजाम दिया था। आरोपियों ने इन पैसों से ज्वेलरी और जमीन खरीदी थी। पुलिस ने उनके पास से 13 लाख रुपए नगद, प्लॉट की रजिस्ट्री और एक स्कूटी बरामद की है। SP ने बताया कि मामले में अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।
देखिए, नगर कोतवाली में एक तहरीर प्राप्त हुई थी जिसमें आईसीआईसीआई बैंक के एक मैनेजर ने कंप्लेन की थी कि एक अकाउंट से लगभग 50 लाख की संदिग्ध ट्रांजेक्शन हुई। उस संबंध में जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चलता है कि कुछ लोगों ने मोबाइल बैंकिंग के जरिए फर्जी डेबिट कार्ड बनाया था और उसके माध्यम से कुछ ज्वेलरी और परचेज की गई थी। इस संबंध में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई की गई है। इसमें कुछ रिकवरी भी हुई है, एक प्लॉट और कुछ पैसों की रिकवरी भी की गई है। हरिद्वार की थाना सिडकुल पुलिस ने ऑपरेशन रिकवरी के तहत बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 205 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद किए गए इन मोबाइलों की कुल कीमत करीब 46 लाख रुपए बताई जा रही है, जिनमें एप्पल और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियों के फोन शामिल है। एसपी क्राइम निशा यादव ने बताया कि भारत सरकार के CEIR पोर्टल की मदद से इन गुमशुदा फोनों को ट्रेस कर रिकवर किया गया है। अपना खोया हुआ फोन वापस पाकर मालिकों के चेहरे खुशी से खिल उठे। फोन स्वामी कुलदीप ने पुलिस द्वारा फोन ढूंढकर सौंपने पर हरिद्वार पुलिस की इस कार्रवाई की जमकर सराहना की है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका CEIR पोर्टल है जिसके माध्यम से जो फोन गुम हो जाते हैं उनको रिकवर किया जाता है। इसी क्रम में सिडकुल पुलिस द्वारा लगभग 205 मोबाइल फोन्स जो है वो रिकवर किए गए हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू लगभग 46 लाख है। ये जो रिकवर्ड मोबाइल फोन है इसमें डिफरेंट ब्रांड्स के मोबाइल फोन है, इंक्लूडिंग आईफोन, ओप्पो, सैमसंग। इसके साथ साथ ही जो रिकवर्ड मोबाइल फोन है इनके ओनर्स जो है वो नेबरिंग स्टेट्स एज वेल एज जो दूर के स्टेट्स है उनके भी है। तो जो तीर्थयात्रीगण जिनके मोबाइल गुम किए जाते हैं उनको आज रिकवर किया है। फोन 2 जनवरी को खोया गया था 2026 में। अमित जी जो बीजेपी में थे उनका एक्सीडेंट हुआ था उस दिन, उनके अंत्येष्टि में खोया गया था धोरी में। और ये अभी मैंने CEIR जो सुविधा है वो मैंने लगभग अभी 15-20 दिन पहले ही किया था ऑनलाइन। तो उसके 4-5 दिन बाद ये फोन मुझे आ गया था कि आपका फोन मिल गया है। तो आज ये कार्यक्रम है और उत्तराखंड पुलिस इस CEIR के माध्यम से बहुत अच्छा काम कर रही है। सभी को जितने के फोन खो जाते हैं उसमें डाटा खो जाता है तो ये सबको दिला रही है। इसका लिए बहुत उत्तराखंड पुलिस का बहुत हार्दिक आभार। देहरादून के तिब्बती मार्केट में बुजुर्ग फल विक्रेता के साथ पुलिस अधिकारी द्वारा मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि जब ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे दरोगा योगेंद्र सिंह ने बुजुर्ग की रेडी हटाने को कहा तो विवाद शुरू हो गया। वीडियो रिकॉर्ड कर रहे एक युवक ने दरोगा से मारपीट के बजाय चालान करने की अपील की, जिसके बाद दोनों में तीखी बहस हो गई और इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने रिश्वतखोरी के आरोप भी लगाए हैं। अब इस पूरे मामले पर देहरादून के CEO ट्रैफिक ने स्पष्ट किया कि यदि वीडियो और लगाए गए आरोप जांच में सही पाया जाता है तो संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तिब्बती मार्केट में कल पुलिस टीम और कुछ लोगों के बीच विवाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रथम दृष्टया पाया गया कि जो तिब्बती मार्केट है उसके आसपास का जो इलाका है उसको नगर निगम द्वारा नो वेंडिंग जोन घोषित किया गया है, जिसमें ठेली लगाना या रेडी लगाना बिल्कुल वर्जित है और वहां पर समय समय पर पुलिस द्वारा ये अभियान चलाया जाता है। कल भी ये अभियान पुलिस टीम द्वारा वहां पर चलाया जा रहा था, जिस दौरान कुछ लोगों द्वारा इसका विरोध किया गया और इन दोनों पक्षों में वहां पर विवाद हो रहा था। इस वीडियो को देखकर इसकी जांच कराई जा रही है। यदि उप निरीक्षक द्वारा कोई गलती होना पाया जाता है तो उस पर जरूर संज्ञान लिया जाएगा। और राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश लोगों को गर्मी से राहत मिलते हुए दिखाई दे रही है। आज से 22 जुलाई तक बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताया है और कई पर्वतीय मैदानी क्षेत्र में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो देखिए, राजधानी देहरादून का मौसम अब काफी सुहाना हो गया है। झमाझम बारिश हो रही है और लोगों को उमस भरी गर्मी से अब राहत मिलते हुए नजर आ रहा है। आज से 22 जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, वहीं कुछ जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों को सावधान रहने की अपील भी की गई है। तो देखिए, देहरादून में मौसम काफी सुहाना होते नजर आ रहा है। उमस भरी गर्मी से अब लोगों को राहत मिल रही है और 22 जुलाई तक के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है।
और खबर महोबा से है, जहां अस्पताल में विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया है। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है और पहाड़ों को तोड़ने वाला विस्फोटक बरामद हुआ है। डायनामाइट को पुलिस ने कब्जे में लिया और कचड़े की आड़ में विस्फोटक फेंकने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि कबरई थाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, पहाड़ों को तोड़ने वाला जो विस्फोटक इस्तेमाल किया जाता है वो विस्फोटक बरामद किया गया है। डायनामाइट को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और इसी के साथ इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। तो पहाड़ों को तोड़ने वाला विस्फोटक महोबा में बरामद किया गया है। कचड़े की आड़ में विस्फोटक फेंकने की आशंका जताई गई, जिसके बाद पुलिस अलर्ट मोड पे आ गई और लगातार इस मामले में जांच कर रही है। और ये पूरा मामला कबरई थाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।